हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण सर और आपका स्वागत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी क्लास में। हमने अभी तक जो बात की है वो की है बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि कुछ बेसिक बातें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें जाननी जरूरी है। और हमने बात की है अभी तक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। देखिए, आगे के मैं कुछ टॉपिक्स बताऊं उससे पहले स्पेशली 12th लेवल के स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है कि मैं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस की करूं, कुछ क्वेश्चंस की बात करूं। तो आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मैंने मेरे इस पेपर की पीडीएफ फाइल भेज दी है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, जिनके पास वो पीडीएफ फाइल नहीं है, उन सारे स्टूडेंट्स के को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और एक और लिंक मिलेगा जहां आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये पेपर सॉल्व नहीं किया है, जिनके पास ये पेपर नहीं है, पहले वो पेपर डाउनलोड करें और उस पेपर को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू देखें। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इस पेपर के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, consumption of all goods and services in the economy during the period of an accounting year is known as। क्वेश्चन ये कह रहा है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका कंजम्पशन एक साल के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जब कंजम्पशन कोई इंडिविजुअल कर रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कंजम्पशन। ठीक है, जब इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है तो हम कहेंगे इंडस्ट्री का कंजम्पशन। जैसे मान लीजिए एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, मान लीजिए गार्नियर कंपनी जो शैम्पू बनाती है, गार्नियर के जो शैम्पू हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ गार्नियर शैम्पू। या शैम्पू की इंडस्ट्री की बात करें, शैम्पू का कंजम्पशन इंडिया में। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है जितने तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उसका कंजम्पशन क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन। तो ये एग्रीगेट कंजम्पशन की डेफिनेशन थी, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, एग्रीगेट कंजम्पशन। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, एग्रीगेट कंजम्पशन। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन दी। गुड्स का क्लासिफिकेशन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? तो देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो वहां मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एक गुड जो है वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज के ऊपर। उसका एंड में यूज करने वाला कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको कुछ एग्जांपल से भी समझाया था, जैसे स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया था, सिलाई मशीन का एग्जांपल दिया था। क्या कहा था कि मिस्टर ए ने घर के यूज के लिए सिलाई मशीन परचेज की है, मिस्टर ए ने, तो उसका एंड यूज क्या है? डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो वो फाइनल गुड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। वहीं मिस्टर ए अपनी फैक्ट्री में 50 लोगों के साथ काम करता है, कपड़ा बनाता है, वहां सिलाई मशीन की जरूरत है और 50 सिलाई मशीन फैक्ट्री के लिए खरीदता है, तब वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि वो उससे प्रोडक्शन करेगा। उसका एंड यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स। उसका एंड यूज अगर कंज्यूमर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड हो जाएगा। अगर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है उससे, जैसे मान लीजिए मिल्क, मैं एक शॉप पे गया मिल्क परचेज करने, क्योंकि मुझे घर पे मिल्क की जरूरत थी चाय बनाने के लिए, दूध पीने के लिए और दूसरी डिश बनाने के लिए, तो मैंने मिल्क परचेज किया। तो एंड यूजर मैं हूं, कंज्यूमर, तो मेरे लिए वो मिल्क किस में आएगा? फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड्स के अंदर आएगा। वहीं अगर उसी मिल्क को एक रेस्टोरेंट वाला परचेज करता है तो वो आइसक्रीम बनाएगा और खाने की दूसरी डिश बनाएगा और आगे सेल करेगा, यानी उस मिल्क से फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वो मिल्क उस रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसके एंड यूज पे डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी प्रोड्यूसर गुड है या कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। बहुत डिटेल में आपको ये टॉपिक समझा दिए गए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं, पहली बार को ये वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो उसके कोई काम का नहीं है। मैं लिंक भेज रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के, जिसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उस लिंक की हेल्प से। आप पहले सारे वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे, फिर यहां इस टेस्ट पेपर तक पहुंचेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? एंड यूज ऑफ गुड्स। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? डी, एंड यूज ऑफ गुड्स। थर्ड है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय दी। फाइनल गुड कौन कौन यूज करता है? ए ऑप्शन, कंज्यूमर्स। क्या कंज्यूमर फाइनल गुड यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्रोड्यूसर्स, क्या प्रोड्यूसर यूज करते हैं? क्या बिल्कुल करते हैं। एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज किया, फाइनल गुड है कि नहीं है वो? क्योंकि वो उसके लिए फाइनल इन्वेस्टमेंट है। फाइनल गुड की डेफिनेशन क्या थी कि वो फाइनल कंजम्पशन के काम में आएगा या फाइनल इन्वेस्टमेंट के। तो एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज किया तो वो
प्रोड्यूसर है फार्मर, तो उसके लिए वो फाइनल गुड हो गया, तो प्रोड्यूसर के लिए भी है। सी है गवर्नमेंट, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट भी फाइनल गुड यूज करती है? बिल्कुल यूज करती है। इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां फाइनल गुड्स की जरूरत होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक पेपर परचेज किया मेरे कंजम्पशन के लिए, तो मैं तो कंज्यूमर हूं, वही गवर्नमेंट पेपर परचेज करती है, वो गवर्नमेंट के लिए फाइनल गुड है, ये मेरे लिए फाइनल गुड है, तो हम दोनों के लिए ही वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड होगा। यानी गवर्नमेंट भी फाइनल गुड यूज करती है, कंज्यूमर्स भी यूज करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड। वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कि एक बॉल पेन मैंने परचेज किया, जैसे कि मैंने कपड़े परचेज किए, घड़ी परचेज की मेरे लिए, एक एयर कंडीशनर परचेज किया, ये सारे वो गुड्स है जो मेरी कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। क्या होती है डेफिनेशन कंज्यूमर गुड्स की? जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे, वो सारे गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो क्या होगा फोर्थ का आंसर बी, कंज्यूमर गुड्स। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिंपल डेफिनेशन के ऊपर ही आए हैं, अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। कौन से होते हैं कैपिटल गुड्स? तो याद करिए कैपिटल गुड वाला लेक्चर क्या समझाया था, उसके अंदर कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, जो एक साल से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम में आते हैं, जो एक प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ये सारी डेफिनेशन थी कैपिटल गुड्स की, प्रॉपर्टीज थी कैपिटल गुड्स की। तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। ए ऑप्शन क्या है, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स। एग्री करते हो? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक, सेवरल ईयर तक काम में आएगा। बी ऑप्शन, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ सालों तक काम में आएंगे, फ्यू ईयर्स नहीं, सेवरल ईयर्स तक काम में आएंगे। तो ए ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा। सी ऑप्शन, विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस, बिल्कुल सही बात है। इनके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। एक फार्मर ने मशीन परचेज की या एक प्रोड्यूसर ने मशीन परचेज की, 5 साल तक चलनी है वो मशीन, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि वो हर साल डेप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ। फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो खाने पीने की चीजें फूड प्रोसेसर यूज करते हैं अपने घरों में, हाउस होल्ड के अंदर, अपने किचन के अंदर, वो क्या कहलाएगा? तो वो कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड है वो क्या है, कंज्यूमर है। तो कैसे गुड्स हो जाएंगे वो, कंजम्पशन गुड्स हो जाएंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कैपिटल गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि इसका कैपिटल गुड्स से कोई लेन देन नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं है, फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन है कंजम्पशन गुड्स, तो बिल्कुल ये कौन से गुड्स कहलाएंगे, कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगे। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि हम हमारे घरों में जो फूड प्रोसेसर और यूज करते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स। सेवेंथ, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर कैन इज, एक फैक्ट्री है जो शुगर प्रोड्यूस कर रही है, चीनी बना रही है। शुगर प्रोड्यूस करने के लिए जो उसने शुगर कैन परचेज किया, शुगर कैन रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए, शुगर कैन कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो क्या है, क्या हो रहा है उसके साथ, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इंटरमीडिएट गुड। एट क्वेश्चन, इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज। तो देखिए एक टैक्सी ऑपरेटर ने एक कार परचेज की, टैक्सी ऑपरेटर का काम क्या है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो प्रोड्यूसर है, ठीक है, और वो अपनी टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन कर रहा है। और वो जो कार परचेज कर रहा है, वो कार उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि कैपिटल गुड्स है। और क्या बताया था, जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, फाइनल गुड है। यानी एक कार, जब एक प्रोड्यूसर, एक कार बनाने वाला, सॉरी एक टैक्सी सर्विस देने वाला जो कि एक प्रोड्यूसर है, जब वो एक कार परचेज करता है तो वो कार उसके लिए कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो उसके लिए कैपिटल गुड मानी जाएगी, और उसके लिए फाइनल इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो क्या मानी जाएगी, फाइनल गुड, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन कैपिटल गुड्स बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, कार में यूज होने वाला पेट्रोल डीजल इंटरमीडिएट गुड है, कार इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो तो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है। सी ऑप्शन है फाइनल गुड। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स। तो डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी, ठीक। फिर देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ।
देखिए आपको मैंने कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी बताई थी, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल वो जो सेवरल ईयर्स तक, लंबे टाइम पीरियड तक हम जिसको यूज करेंगे वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। कंसिडरेबल टाइम पीरियड तक जिनको हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दूसरे कौन से थे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक यूज किए जा सकते हैं। तीसरे क्या थे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम यूज ही नहीं कर सकते, एक बार यूज करते हैं उसके बाद दूसरी बार हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के अंदर काम में आते हैं। और फोर्थ क्या थी, सर्विसेज। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, कौन सी कैटेगरी होगी, ड्यूरेबल गुड्स की, क्योंकि हम इन तरीके के गुड्स को कई सालों तक, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, टेलीविजन, रेडियो, वॉशिंग मशीन को। तो आंसर होगा ए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कैसे गुड्स हैं ये, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि नॉर्मली टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन हमारे घरों में ही यूज होती है, तो कंज्यूमर गुड्स है। और नेचर कैसा हो गया, ड्यूरेबल यूज गुड्स हो गया। ठीक है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल की क्या खास बात होती है, जो बार बार यूज तो हो सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, नॉर्मली हम मान लेते हैं एक साल के अंदर अंदर जो कंज्यूम हो ही जाते हैं। तो ए ऑप्शन है रेडियो, रेडियो तो नहीं होगा सेमी ड्यूरेबल। बी ऑप्शन है क्लोथ्स, बिल्कुल क्लोथ्स के ऊपर ये बात अप्लाई होती है, तो आंसर होगा हमारा बी, क्लोथ्स। सी ऑप्शन है मिल्क, मिल्क क्या है, एक बार कंज्यूम बात खत्म, ये कैसा कमोडिटी है, नॉन ड्यूरेबल। पेट्रोल, वो भी एक बार यूज कहानी खत्म, ये भी कैसा है, नॉन ड्यूरेबल। तो जवाब क्या होगा, क्लोथ्स। क्लोथ्स कैसे गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। 11th क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। कैपिटल स्टॉक का बढ़ना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। कैपिटल स्टॉक आपको बताया था दो तरीके का था, एक था फिक्स्ड कैपिटल और एक था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट था वो क्या था, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, जब ये बढ़ते हैं, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ता है जैसे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बढ़ता है, तो ये दोनों ही मिलकर बनाते थे इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन थी, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो आंसर होगा सी, कैपिटल फॉर्मेशन। 12th क्वेश्चन है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। तो आपको क्या समझाया था कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो कहां पहुंचते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है आपको। तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए ये बात बी ऑप्शन में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। भाई ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है अगर ये बढ़ रहा है यानी नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। जब नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी देश की इंक्रीज हुई है, यानी हमारे रॉ मटेरियल, हमारी मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट, हमारे टूल्स, इन सब के स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हुई है, रेज हुई है। आंसर होगा ए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होना। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगता है भाई, डेफिनेशन बताई थी, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से, ठीक है, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और इन सब की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेफिनेशन आपको बताई थी डेप्रिसिएशन की। ए ऑप्शन क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, बिल्कुल यही आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या है, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ आने की वजह से डैमेज हो गया, क्या उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, नहीं, उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। आपको समझाया था, ये था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है। सी ऑप्शन है डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश हो गया, ये भी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में नहीं आती है, इसका मतलब ये भी कैपिटल लॉस की कैटेगरी में रखेंगे इसको भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर होगा ए, नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, ये इसकी वजह से डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, तो ए आंसर होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखो जब डिमांड बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, लेकिन अगर कोई एब्नॉर्मल कंडीशन आ जाए, बाढ़, भूकंप, तूफान, चोरी हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ए ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, ये तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। फिर है नेचुरल कैलेमिटीज, बी ऑप्शन क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज, ये है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो आंसर क्या होगा हमारा बी। सी ऑप्शन है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, आंसर क्या होगा बी,
नेचुरल कैलेमिटीज। डी ऑप्शन जो है हमारा नन ऑफ दीज, उसका कोई लेन देन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेचुरल कैलेमिटीज, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इस बार क्या पूछा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज किसमें आएगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बी ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। सी ऑप्शन है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, बोथ, बी एंड सी। डिमांड में चेंज होना या टेक्नोलॉजी में चेंज होना, तो आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। क्यों बनाते हैं हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पर्पस क्या होता है भाई? एक मशीन परचेज करके लाए, वो 5 साल चलनी है, 5 साल बाद वो मशीन आउटडेटेड हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, तो 5 साल बाद हमें एक नई मशीन चाहिएगी, तो हम अभी से ही एक रिजर्व फंड बनाना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं उसको। यानी ये हम डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट बनाते हैं, या नई मशीन लाएंगे उस पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन, तो रिप्लेसमेंट के लिए ऐसा करते हैं, तो आंसर होगा सी, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। क्यों बनाया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है? ये है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। उस फंड से फिर पैसा निकालेंगे और 5 साल बाद नई मशीन परचेज कर लेंगे, तो वो होगा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। 18 नंबर क्वेश्चन, अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल की खास बात क्या होती है? तो आपको डिफरेंस समझाए थे, स्टॉक एंड फ्लो के दोनों कॉन्सेप्ट समझाए थे। क्या होता है भाई स्टॉक वेरिएबल? स्टॉक वेरिएबल वो है जिसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, जो किसी यूनिट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किए जाते हैं, जो स्टैटिक होते हैं नेचर में। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है हैज नो टाइम डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है। फ्लो कॉन्सेप्ट की टाइम डायमेंशन होती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट की टाइम डायमेंशन नहीं होती है। बी ऑप्शन इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट कौन सा था? फ्लो था। सी है बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। 19 नंबर क्वेश्चन, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन एज। वो सारे मेजरमेंट जो पर यूनिट ऑफ टाइम पे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? फ्लो वेरिएबल होते हैं। जैसे कि स्पीड, किलोमीटर पर आवर, जैसे कि प्रॉफिट या लॉस पर मंथ, पर ईयर, ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि सेल्स, इन सब की एक पर यूनिट ऑफ टाइम होती है। तो ये सारे कौन से वेरिएबल होंगे? फ्लो वेरिएबल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी, फ्लो वेरिएबल। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ। इनकम कैसा एग्जाम्पल है? एक फैमिली की इनकम। इनकम हम कैसे मेजर करते हैं? पर मंथ या पर ईयर ऐसे मेजर करते हैं, या पर डे, तो पर यूनिट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। तो जिसको पर यूनिट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लो कॉन्सेप्ट। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल कौन सा आइडेंटिफाई करना है? पहला ए ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों है फ्लो कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो एक टाइम डायमेंशन में कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पर मंथ या पर ईयर, एक टाइम डायमेंशन में कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्लो वेरिएबल है। बी ऑप्शन, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, बिल्कुल ये स्टॉक वेरिएबल है, ये आंसर होगा हमारा। दिल्ली और मनाली के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सी ऑप्शन, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो भी हम खर्चा करते हैं वो कैसे करते हैं? हमारा हम यूं कहते हैं हर महीने का खर्चा हमारा ये है, या पर वीक इतना एक्सपेंडिचर है, पर एनम इतना एक्सपेंडिचर है, तो इसकी भी पर यूनिट ऑफ टाइम है, ये भी फ्लो वेरिएबल है। डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होना है, आंसर होगा बी, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। इस बार आइडेंटिफाई करना है कौन फ्लो नहीं है, यानी जो स्टॉक है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो ए ऑप्शन, इनकम। इनकम तो फ्लो वेरिएबल है, पर मंथ पर ईयर ऐसे मेजर होती है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी फ्लो वेरिएबल है, ये भी कैसे मेजर या पर एनम या पर ईयर कैपिटल फॉर्मेशन इतना हुआ है। फिर सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। सप्लाई ऑफ मनी के बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना मनी सप्लाई है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम हो तब तो वो फ्लो वेरिएबल है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम हो तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? स्टॉक। तो मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक। एक ओवरहेड टैंक से पानी लीक हो रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक या फ्लो? तो फ्लो वेरिएबल है। इसको कैसे मेजर किया जाएगा? पर सेकंड, पर मिनट इतना पानी लीक हो रहा है। इसका मतलब आंसर है सी, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। 23, अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इंक्लूड्स। अब इस स्टेटमेंट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है या दोनों है? तो ध्यान से देखो,
जब हम कार के स्पीड की बात करते हैं, तो ये जो कार की स्पीड है ये तो पर यूनिट ऑफ टाइम पे है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। बट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इसमें स्टॉक भी है और फ्लो भी है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ अ स्टॉक एंड अ फ्लो वेरिएबल। ए ऑप्शन कह रहा था ओनली स्टॉक वेरिएबल, ओनली तो नहीं है, स्टॉक भी है लेकिन खाली स्टॉक नहीं है। बी ऑप्शन था ओनली फ्लो वेरिएबल, फ्लो तो है लेकिन ओनली फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टॉक एज वेल एज फ्लो। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24th क्वेश्चन, फैक्टर सर्विसेज रेंडर बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू। देखिए दो तरीके के फ्लो बताए थे, एक बताया था रियल फ्लो, एक बताया था मनी फ्लो। रियल फ्लो में हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सिर्फ फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन था, मनी की बात ही नहीं की थी। और मनी फ्लो में हमने खाली मनी की बात की थी, फैक्टर इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां ये कह रहा है कि जब हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रही है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जा रहा है, तो ये किसका पार्ट होगा? रियल फ्लो का या मनी फ्लो का? ये रियल फ्लो का पार्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, रियल फ्लो। फिर है रीजंस फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पीछे रीजन क्या है? हमने जो समझा था कॉन्सेप्ट, उसमें हमने क्या समझा कि जितने भी फैक्टर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था सबसे बेसिक मॉडल में किसका? हाउस होल्ड का और फर्म का। हाउस होल्ड डिपेंड करता है फर्म पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और फर्म डिपेंड करती थी हाउस होल्ड के ऊपर फैक्टर सर्विसेज के लिए। यानी इनके बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, इसलिए इनके बीच में सर्कुलर फ्लो चलता है। फैक्टर सर्विस जाएगी, बदले में क्या आएगा? फैक्टर इनकम। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे हाउस होल्ड की तरफ, बदले में क्या जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनके बीच में आपस में क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस होती है। तो सी आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सी आंसर होगा। प्रोडक्शन और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। तो ये 25 क्वेश्चन का एक जनरल पेपर आपको प्रैक्टिस पेपर भेजा गया था, ताकि आप जान सकें कि बेसिक जो हमने पढ़े हैं अभी तक के, उसमें आप कितने तैयार हो। ओके गाइज, तो देखिए आज की ये क्लास यहाँ अपनी कंप्लीट होती है। जिन लोगों को ये पेपर सॉल्व करने के बाद भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इस वीडियो में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मिल गए हैं, आप मुझे फोन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।